डियर स्टूडेंट, आज हम व्यापारिक संगठन में साझेदारों का वर्गीकरण सीखेंगे कि साझेदार कितने प्रकार के होते हैं या साझेदारों के कितने भेद होते हैं। वैसे तो मोस्टली देखा जाए तो साझेदार के जो प्रकार हैं, दायित्व की दृष्टि से नंबर 1, कार्य की दृष्टि से, संबंध व अधिकार की दृष्टि से 3 उप विभागों में साझेदारों के प्रकारों में बांटा गया। 3 प्रकार में बांटे गए हैं। पहला, दायित्व की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, संबंध व अधिकार की दृष्टि से। इन 3 कैटेगरी के सब कैटेगरी भी हैं, यानी दायित्व की दृष्टि से सामान्य साझेदार और सीमित साझेदार, दायित्व की दृष्टि से सामान्य साझेदार और सीमित साझेदार, कार्य की दृष्टि से सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। कार्य की दृष्टि से किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो सक्रिय और निष्क्रिय। और संबंध और अधिकार की दृष्टि से देखेंगे तो केवल लाभ के साझेदार, नाम मात्र के साझेदार, कार्यकारी साझेदार, अटकाव द्वारा साझेदार, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, उप साझेदार, अवयस्क साझेदार और गुप्त साझेदार और वरिष्ठ व कनिष्ठ साझेदार। तो ये 9 कैटेगरी। अब हम हर एक कैटेगरी को सही तरीके से समझते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है दायित्व की दृष्टि से साझेदार। तो दायित्व की दृष्टि से साझेदार एक सामान्य साझेदार है, दूसरा सीमित साझेदार। तो सामान्य साझेदार वे साझेदार होते हैं जो व्यापार संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जिनका उत्तरदायित्व असीमित होता है। मतलब जो सामान्य रूप से साझेदारी फर्म में व्यापार के कार्य संचालन में भाग लेते हैं, इस प्रकार के साझेदार सामान्य साझेदार कहलाते हैं और इनका दायित्व जो होता है असीमित होता है। दूसरा है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार ऐसे साझेदार होते हैं जिनका दायित्व सीमित होता है और जो व्यापार में साझेदार के नाम से जाने जाते हैं। ये व्यापार में पूंजी जो भी है हानि का उपयोग में नहीं लाई जाती। कोई भी अगर हानि हो रही है तो इन्हें हानि वहन नहीं करना होती है। ये संस्था में पूंजी लगाते हैं, इनका दायित्व एक सीमा तक निश्चित रहता है। उस सीमा तक ये अपनी हानि जो भी लाभ या हानि होगी वो वहन करेंगे, लेकिन इनका दायित्व क्या सा होता है, अगर व्यापार में हानि हो रही है तो इनका दायित्व सीमित रहता है, ये उस हानि को वहन नहीं करेंगे। जो सीमित साझेदार है वो उस हानि को वहन करेंगे। सीमित साझेदार जिस प्रकार से साझेदारी होती है 2 प्रकार की होती है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। तो सामान्य साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार पंजीकृत है। सीमित साझेदारी उसी के अंतर्गत पंजीकृत है, लेकिन इसमें किसी एक साझेदार का दायित्व या तो असीमित होगा या कम से कम एक साझेदार का दायित्व इसमें सीमित होगा। तो ये सीमित साझेदारी, बाकी सभी साझेदारी के नाम से। दूसरा आता है कार्य की दृष्टि से सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। कार्य की दृष्टि से कि अगर साझेदारी फर्म में कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई साझेदार कार्य कर रहा है, तो सक्रिय साझेदार वह होता है जो व्यापार संचालन में भाग लेता है और जो अपने कार्यों के लिए फर्म को बांधे रखता है या बांधता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व असीमित होता है और वह फर्म के सभी काम में प्रतिभाग करता है, इस प्रकार का साझेदार हमारा सक्रिय साझेदार कहलाता है। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय साझेदार की। तो निष्क्रिय साझेदार ऐसा साझेदार है जो फर्म के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, बल्कि अपनी पूंजी विनियोग करता है और वह निष्क्रिय रहता है। मतलब वो साझेदारी का कोई कार्य नहीं करता है, वो तो सिर्फ अपनी पूंजी साझेदारी फर्म को लगा देता है। इस प्रकार का साझेदार निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। सक्रिय साझेदार जो पूरे कार्यकाल में प्रतिभाग करता है, साझेदारी चलाता है, सक्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार ऐसा जो सिर्फ अपना पूंजी विनियोग करता है, उसके अलावा साझेदारी फर्म में अपने कार्यों में कोई हिस्सा नहीं लेता। इस प्रकार का साझेदार आपका निष्क्रिय साझेदार के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे तो संबंध और अधिकार की दृष्टि। तीसरी कैटेगरी है नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर तीसरी कैटेगरी। तो तीसरी कैटेगरी की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले
केवल लाभ के लिए साझेदार। तो सीधा सीधा जब उसमें लिखा है केवल लाभ के लिए साझेदार, तो ये माना जाएगा कि जो भी साझेदार साझेदारी फर्म में पूंजी लगाएगा तो वह केवल लाभ के लिए साझेदार बनेगा। हानि अगर होती तो हानि नहीं वहन करेगा। समझ साझेदार की स्वीकृति से इस प्रकार का साझेदार बनाया जाए। मतलब केवल लाभ के लिए साझेदार ऐसा साझेदार होता है जो साझेदारी फर्म में पूंजी तो लगाता है और लाभ होगा तो उसका बंटवारा करेगा, लेकिन हानि होगी तो वो उसका बंटवारा नहीं करेगा। उसकी जो भी हानि है वो अन्य साझेदारों को वहन करना पड़ेगा। तो ऐसा साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से बनाया जाता है, केवल लाभ के लिए साझेदार। अगला होता है नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र के साझेदार वे साझेदार होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, जो व्यापार के प्रबंध संचालन साझेदारी व्यापार के प्रबंध संचालन में भाग नहीं लेते और कुछ भी पूंजी नहीं लगाते। वो आप कुछ ऐसे होते हैं जो पूंजी लगाते, लेकिन जो नाम मात्र के साझेदार होते पूंजी भी नहीं लगाते। उन्हें फर्म का नाम प्रयोग करने के लिए दे दिया जाता। वो तो बस सिर्फ फर्म में का नाम का प्रयोग करते हैं कि हम फर्म में साझेदार हैं। ऐसे साझेदार का दायित्व असीमित होता है और उन्हें फर्म के लाभों में कोई हिस्सा नहीं मिले। ऐसे साझेदार का दायित्व असीमित भी होता है, उन्हें फर्म के लाभों में कोई हिस्सा नहीं हो। ऐसे साझेदारों को साख के लिए के नाम से यानी सब नाम मात्र के लिए साझेदारी फर्म में शामिल किया जाए। ठीक है, इस प्रकार के साझेदार नाम मात्र के साझेदार कहलाते हैं। आगे बात करेंगे कार्यकारी साझेदार। कार्यकारी साझेदार वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर वह किसी व्यापार में साझेदार बना है। वह ऐसे व्यापार में पूंजी नहीं लगाता है, लेकिन यदि उसकी योग्यता के कारण कोई व्यापार में वह साझेदार बनाया गया है और साझेदार बनाने से उस व्यापारिक संस्थान को कुछ न कुछ लाभ हुआ है, तो उसके लिए उसकी योग्यता पर उसे उस अनुभव के आधार पर उसे व्यापार का पूर्ण नियंत्रण दे दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कार्यकारी साझेदार के नाम से जाने जाता है। अब नेक्स्ट आता है अटकाव द्वारा पार्टनर बाय एक्स्टोपेल। तो ऐसा व्यक्ति जो अटकाव के कारण यदि कोई व्यक्ति किसी इस प्रकार का आचरण करे कि उसे अन्य फर्म के साझेदार समझे या यथार्थ वह साझेदार नहीं है, लेकिन ये लोग उस व्यक्ति की साख और फर्म को बनाने के लिए उस दृष्टि से उसे फर्म में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहरा दे, या ऐसे व्यक्ति की देयताएं भी असीमित मानी जाएगी। जिस प्रकार साधारण साझेदार की असीमित दायित्व होता है, इस प्रकार अटकाव द्वारा भी साझेदार का दायित्व असीमित होता है और वह व्यक्ति भी एक या एक से अधिक साझेदारी फर्म में अधिक बार साझेदारी में जैसा आचरण करने के पश्चात वह देयता से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो अटकाव द्वारा साझेदार बनाया गया है और फर्म की कोई लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी लायबिलिटी उत्पन्न होने से उसे उस फर्म की लायबिलिटी के लिए वह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार अटकाव द्वारा साझेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रदर्शन द्वारा साझेदार पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट प्रदर्शन द्वारा साझेदार यदि कोई व्यक्ति संबंध में प्रचार मौखिक में कर दिया है, इस प्रकार का प्रचार मौखिक में कर दिया है कि वह विशिष्ट फर्म में साझेदार है, यथार्थ में साझेदार नहीं है, बस इस प्रकार से ज्ञान स्पष्ट होता है। कुछ शब्दों के असत्य खंडन से सार्वजनिक रूप में ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो उसे नाम मात्र के लिए यानी प्रदर्शन के लिए उसकी साख को बनाने के लिए या हमें कोई लोन का भुगतान करने के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो ऐसी फर्म के सामान्य साझेदार इस प्रकार के साझेदार को हम प्रदर्शन द्वारा साझेदार मानते हैं। नेक्स्ट आता उप साझेदार यानी सब पार्टनर। यदि कोई फर्म का साझेदारी व्यवसाय से कोई लाभ प्राप्त करता है और वह उस लाभ को बांटने का समझौता करता है, तो वह इस व्यक्ति को साझेदार भी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को साझेदार स्थायी रूप में साझेदार वैधानिक रूप में साझेदार नहीं माना जाता है, लेकिन वह अपने कार्यों के लिए फर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वह अपने ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, वह फर्म के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।
इस प्रकार के साझेदार को साझेदार की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता अवयस्क साझेदार, ऐसा साझेदार जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है अवयस्क साझेदार की कैटेगरी में रखा जाता है। अवयस्क साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता, किंतु किसी कारणवश उसे लाभों के रूप में उसे साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है और ऐसी दशा में वह अवयस्क साझेदार कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं गुप्त साझेदार। ऐसे होते हैं जो गुप्त रूप से साझेदारी फर्म में क्रियाशील होते हैं और निष्क्रिय होते हैं और वो प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार के साझेदार ये क्रियाशील तो होते, परंतु वह साझेदारी फर्म लोग की जानकारी में नहीं होती। अज्ञान लोग ये जानते नहीं कि ये क्रियाशील है और साझेदारी फर्म में है। यदि जनता या गोपनीयता प्रकट हो जाए तो ऐसे साझेदार को ऋणों के लिए समस्त रूप से वह सीमित साझेदार नहीं कर सकते, समस्त साझेदार सीमित साझेदार नहीं कर सकते। कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित है और उसे गुप्त रूप में वह कार्य करता रहता है और गुप्त रूप में उसे साझेदार बनाया जाता है। वरिष्ठ साझेदार और कनिष्ठ साझेदार। वरिष्ठ साझेदार वैसे साझेदार होते हैं जो वृद्ध साझेदार होते हैं, जिन्हें विशेष अधिकार होते हैं, उन्हें वरिष्ठ साझेदार के नाम से जानते हैं और जो उनके शेष साझेदार हैं वो कनिष्ठ साझेदारों के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमने साझेदारों के विभिन्न प्रकार और भेदों को समझा। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे आप कॉपी पे नोट आउट करें और इसे एक दो बार वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये साझेदार के प्रकार आपको आसानी से समझ में आ पाए। और लाइक और शेयर जरूर करें।